द इन्फ्लुएंसर टॉक्स के आज के इस शो में हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान है। पिछले 40 बरस से ये रंगमंच और थिएटर से जुड़े हुए हैं। 1990s के दशक में इन्होंने बहुत से सीरियल्स किए और बहुत लोकप्रियता पाई, लेकिन लौट के फिर रंगमंच पे आ गए। आज हमारे साथ हैं स्टेज और रंगमंच के एक एमिनेंट डायरेक्टर, डिजाइनर, राइटर और एक्टर अजय मनचंदा। एक खास बात अजय की ये है कि ये बच्चों के साथ और यूथ के साथ पिछले कुछ सालों से बहुत काम कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं अजय से। अजय, नमस्कार। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच अतुल। अच्छा लगा, लेकिन लौट के घर को नहीं आए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो लौट के बुद्धू घर को आए मतलब यही है कि आप गए तो बड़े चाव से थे सीरियल्स की तरफ। नेम होगा, नाम होगा, बहुत फेम मिलेगा, और नेम फेम के पीछे आप भागे थे जी। लेकिन वही है कि थिएटर का जो एक जज्बा था, थिएटर की जो एक भूख थी, और थिएटर जो रग रग में समाया हुआ था, तो वो शायद छूट नहीं पाया। और उस तरह का सेटिस्फैक्शन जो थिएटर में मिलता है, वो सेटिस्फैक्शन शायद वो सीरियल्स में और टेलीफिल्म्स में शायद नहीं मिला। नहीं मिल पाया। तो अजय, हम शुरुआत एक्चुअली शुरू से करते हैं। कैसे एंट्री हुई स्टेज पे? लाइफ के स्टेज पे तो आ चुके थे आप। जिंदगी के रंगमंच पे तो थे, तो थिएटर में कैसे एंट्री हुई? एक्चुअली मैं 12 साल की उम्र में फादर एक्सपायर हो गए, और वो 6 साल बीमार रहे जी। तो ठीक ठाक थे हम लोग, ठीक ठाक फैमिली थी, ठीक ठाक अपना गुजारा चल रहा था, बढ़िया था सब। अचानक से फादर बीमार होते हैं, अचानक से हम लिटरली सड़क पे आ जाते हैं, और सारा प्रॉपर्टी, सब पैसा उन्हीं पे लग जाता है, और उसके बाद वो एक्सपायर भी हो गए। और जब फादर थे तो वो हर एक के पीछे बहुत, एक हमारे को जो संस्कार मिले थे जी। वो बहुत ऐसे थे कि हर एक की मदद करनी है, सब कुछ करना है आपको, और बहुत अच्छे से हर एक के साथ इंसान को इंसान समझना है। ये मैं बात कर रहा हूँ 1978 की। और 1978 में जब फादर एक्सपायर हुए तो मैंने खुद से 12 साल की उम्र में, एक बच्चा था लेकिन फिर भी सब समझ आ रहा था कैसे दुनिया रंग बदलती है, कैसे वो अपना ढंग बदलती है, कैसे चीज़ें, पूरा माहौल बदल जाता है सिर्फ फादर के एक्सपायर होने के बाद। और हम क्योंकि फिर उस टाइम पे सीधे सीधे बोलूँ तो ज़मीन पे भी आ चुके थे, सड़क पे आ चुके थे, कुछ बचा भी नहीं था। तो हर आदमी, शायद उसकी ज़हनियत यही रही होगी कि कहीं कुछ हमसे मांग नहीं ले कोई भी इनमें से, और मांग ना ले तो दूर की बात है, कहीं छोड़ो अब ठीक है, ये लोग अब दूसरी कैटेगरी के हो गए, उस कैटेगरी से बाहर आ गए। तो वो रंग ढंग सब बदलते हुए देखे जब दुनिया के मैंने, तो मुझे लगा कि यार ये क्या दुनिया है। तो उस टाइम मैं बहुत परेशान हुआ, बहुत दुखी कह सकते हैं हुआ, और मैं थोड़ा सेंसिटिव भी था शुरू से, इमोशनल भी था। तो मुझे ये लगा कि अब क्या करूं, इस दुनिया के साथ तो मैं जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। 12 साल की उम्र का बच्चा ये सोच रहा है, और बहुत उसी टाइम मैच्योर भी हो चुका था काफ़ी, क्योंकि सबसे बड़ा मैं था घर पे। और वहाँ से फिर मुझे लगा कि 2 रास्ते हैं, या तो कहीं खुद को खो दो, या दूसरा रास्ता तो समझ अक्सर उस तरफ जाना नहीं चाहिए, वो रास्ता ठीक भी नहीं है। तो उतना मैंने हाँ, कमज़ोरी दिखाता है, तो मैंने कहा नहीं, कमज़ोर तो नहीं होना है। बेहतर है कि मैं स्कूल में भी सिंगिंग करता था, पोइट्रीज़ रहती थी, कुछ चीज़ें हम करते रहते थे कल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो उसके बाद लगा कि खुद को थोड़ा-सा कहीं ऐसी जगह मोड़ो कि कहीं एक रास्ता भी मिले, मन भी लगे, और इस दुनिया से ध्यान हटे। तो बस इस वजह से मैं अचानक से किसी को ज़रूरत थी बोंगो बजाने के लिए एक नाटक में, श्रीराम सेंटर में, बेसमेंट में। और उन्होंने कहा कि किसी से ऐसे ज़िक्र करा, उन्होंने कहा हाँ मेरे पास एक बच्चा है, वो बजा देगा, लेकिन उसके पास बोंगो नहीं है, बोंगो तुम अरेंज कर दो। तो बस मैं वहाँ उस नाटक में बोंगो बजाने गया था। फिर मुझे लगा यार ये दुनिया ठीक है। बोंगो बजाते-बजाते फिर मैं
कुछ एक ग्रुप से वहाँ जुड़ने लगा, लेकिन तब चिल्ड्रन थिएटर भी नहीं होता था। फाइनली 1980 के आसपास, 80 के आसपास एक नाटक में जी मुझे एक डायलॉग दिया गया मंच पे लाके, जी। और वो डायलॉग था, आप बड़े दिलवाले हैं सेठ जी, आप ना होते तो सेठ मानिकचंद ने तो हमें डुबो ही दिया था बस। कौन सा नाटक था? ये नाटक था रुपया तुम्हें खा गया। ओके। और आज के काफ़ी नोन जो फिल्म डायरेक्टर हैं, उमेश बिष्ट, जी। उसने वो नाटक डायरेक्ट करा था तब। ओके। तो उमेश के साथ वो पहला नाटक मैंने एक्ट किया, और उस वक्त 13-14 साल की उम्र थी। उसके बाद बस फिर एक्टिंग शुरू हो गई, लेकिन दिक्कत ये होती थी कि तब माहौल ऐसा था, कुछ डायरेक्टर जो भी है कभी भी अपनी गलती नहीं मानता, और बस वहाँ तब माहौल ही अलग था। कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है, कोई लात मार रहा है, सब डायरेक्टर्स ऑलमोस्ट ऐसे थे, बहुत हार्श, बहुत बहुत अपना हार्श लाइफ। अजीब सा एक था। और एक नाटक में मैंने फिर कसम खा ली कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, ओके। और 17 साल की उम्र थी जी कि मैं डायरेक्ट करूंगा और कभी किसी को टच नहीं करूंगा। जी। इस खुंदक में बस थोड़ा सा मैंने फिर इस डायरेक्शन तरह में से एंट्री भी हो गई थिएटर में, और डायरेक्शन में आ गए। आपने 90s में टेलीविजन सीरियल किए, दूरदर्शन के लिए भी किए और फिर प्राइवेट चैनल आ गए थे उनके लिए भी किए। शुरुआत कहाँ से हुई? सीरियल्स मैंने शुरू किए थे 87 के आसपास, 86, 85, 86, ओके। 87 के आसपास। तो 85 के आसपास मैंने शायद किया था, 85, 86 के आसपास प्रथम प्रतिश्रुति, नीरज शर्मा का। नीरज शर्मा का प्रथम प्रतिशत। उसमें पहला कैरेक्टर मैंने किरदार किया, जी और उसके बाद फिर PC 1008 कमलजीत के साथ कई एपिसोड्स में था मैं। ओके। उसके बाद अलग एक रियल स्टोरीज पे आता था, अब तो बहुत याद भी नहीं है। तो उसके बाद बस ये सिलसिला बढ़ता चला गया, और बीच में फौजी भी आया। फौजी में भी आई वाज डूइंग वन ऑफ द लीडिंग कैरेक्टर, अच्छा। एंड हम जो 5-6 कमांडोज होते थे उनमें से आई वाज वन ऑफ देम, ओके। एंड साइमल्टेनियसली उसमें बहुत अच्छा लगा काम करके कर्नल कपूर के साथ। कर्नल कपूर ने कपूर बताया बहुत था। और उनके साथ, शाहरुख खान की भी वो जी जी, शाहरुख का भी एंट्री ही एंट्री था, टेलीविजन पे। और मैं थिएटर से था तो थोड़ा सा बहुत सारे कैरेक्टर्स ऑफर हुए थे, लेकिन ठीक है, जो फाइनल कास्टिंग होती है उसमें हम लोग थे। जी और साथ में फिर ये हुआ कि कर्नल की 1-2 आगे फिल्म्स बनी, उनमें भी मैंने किया, एक्ट किया, लीड में किया। उसके बाद फिर ये चलते रहे सीरियल्स भी, और सब चलता रहा। फिर लास्ट सीरियल जो मैं, जिसके बाद मैंने एक्टिंग सीरियल्स में छोड़ दी थी, वो हुआ 91 में। इट वाज प्रहरी। प्राइम टाइम पे आता था उस टाइम, प्राइम टाइम चलते थे संडे मॉर्निंग और में, कुछ था ही नहीं। संडे मॉर्निंग में। बिल्कुल। और प्रहरी था BSF बेस्ड, राइट। परमवीर चक्र जी के स्लॉट में वो आया था। जी तो परमवीर चक्र के स्लॉट में जब वो आया, बहुत पसंद किया गया। BSF बेस्ड सीरियल था, और उसकी रियलिटीज़ जो थी पहली बार पब्लिक के सामने आई। पहली बार हम बॉर्डर्स पे जाके शूट कर रहे थे। ओके। पहली बार BSF का काम क्या है वो सब दिखाया गया पब्लिक को। BSF किस तरह से जूझती है, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या हैं। तो उसमें कहानी इतनी खूबसूरती से गढ़ी गई थी। संजीव भट्टाचार्य डायरेक्टर थे, उसके बाद में शुरू में हरिदत्त थे, ओके। और श्याम मलिक उसके प्रोड्यूसर थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीरियल था, और मेरी कहानी शुरू से लेके आई वाज डूइंग द सेंट्रल कैरेक्टर, और बहुत बड़े बड़े स्टार्स मेरे इर्द गिर्द रहे। उनका ब्लेसिंग्स के साथ अच्छा सीरियल गया था वो। बेंजामिन गिलानी, अनंत महादेवन, भरत कपूर, तो सारे बड़े स्टार थे उस टाइम फिल्म्स के। तो बहुत इंटरेस्टिंग था। सपन जगमोहन म्यूज़िक कर रहे थे, फिल्म म्यूजिशियंस। तो उसको बल्कि छोड़ा भी इसी उम्मीद के साथ, मुझे ज़िंदा रखा गया था कि एक्सटेंशन मिलेगा, और बट मुझे लगता है कि उसके बाद शायद एक्सटेंशन मिल नहीं पाया था, तो कंटिन्यू नहीं हुआ। राइट। अजय, आपका एक बहुत लंबा सफ़र रहा है, ये 40 साल से ज़्यादा का हो चुका है, और आपने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है थिएटर में। आपके थिएटर के काम पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस चीज़ में आपको एक एक्सपर्ट माना जाता है, वो है बच्चों के साथ थिएटर। वो उसकी शुरुआत कहाँ हुई और कैसे? आप एक चीज़ आपकी मैंने जानता हूँ, आप ये कहते हैं
कि नाटक जो है या रंगमंच जो है ये अपने आप में एक फ़लसफ़ा है, ज़िंदगी है। तो बच्चों के साथ कैसे जुड़े और क्या किया? अ, बच्चों के साथ जुड़ना बहुत अलग किस्म का एक एक्सपीरियंस रहा। मेनली आई वाज़ इनटू डिज़ाइन एंड डायरेक्शन। जो मैंने बताया 17 साल की उम्र में डायरेक्शन शुरू जी, किया, जी। तो वहाँ से डायरेक्शन चलता गया और डायरेक्शन के साथ-साथ फिर मैं सीरियल्स में घुस गया। राइट, अब सीरियल्स में गया तो अ, जब मन नहीं लगा, लास्ट सीरियल जो मैंने अभी बताया प्रहरी, जी, प्रहरी के बाद लगा कि नहीं बस ख़त्म, अब नहीं और नहीं, अब मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने फिर डायरेक्ट भी किए 1-2 टेलीफ़िल्म्स, 3 टेलीफ़िल्म्स, 1 सीरियल भी डायरेक्ट किया। जी, ओके, तो बट वही है कि कभी कोई दिक्कत, कभी प्रोड्यूसर की तरफ से दिक्कत, कभी जल्दी में काम करो, वो सैटिस्फैक्शन एक जो मेरे लिए मेरा मतलब कहीं न कहीं ख़ास था। क्रिएटिविटी जो है वो मार खाती है वहाँ पर। बस। और वो क्रिएटिविटी पूरी जब तक नहीं सामने उतर के जाएगी, आप जब तक खुद सैटिस्फाइड नहीं होंगे, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। और मैं अपने लिए काम करता हूँ, मैं दुनिया के लिए काम नहीं करता। सबसे ओके, पहले मुझे खुद को सैटिस्फाइड करना है, मुझे अच्छा लगना चाहिए सबसे पहले, स्वांतः सुखाय। बाद में बाकी सब चीज़ें। जी, मुझे 100% देना है, मैं 100% दे ही नहीं पा रहा, तो फिर दिक्कत है। मुझे वो मौका ही नहीं मिल रहा कि मैं 100% दे पाऊँ। अब वहाँ से जब मैं आगे बढ़ा, जब छोड़ा वो सब, हुँ, तो वापस लौटा, तो पहले हम रिहर्सल्स करते थे 2-2 3-3 महीना अच्छे से तैयारी करते थे एक जी, नाटक की, तब जाके हम स्टेज करते थे। वो बिल्कुल। बहुत एक शिद्दत से, मेहनत से, जुनून के साथ काम करते थे। हुँ, अब सबको सीरियल्स दिखते थे, सब सीरियल्स की तरफ भागना चाहते थे। जी, किसी के पास थिएटर के वो प्रोडक्शन उस तरीके से काम करने के लिए हुँ, अ, वक़्त नहीं था उतना। तो बस फिर मुझे लगा कि अब क्या किया जाए, कुछ गोल चेंज किया जाए, हुँ, हुँ, रास्ता बदला जाए। मंज़िल तो वही होती है, रास्ते अलग होते हैं, जी, तो आपको रास्ता पहले वो था, तो अब क्या इधर से जाएँ हुँ, या हुँ, उधर से जाएँ या क्या करें? राइट, थोड़ा सोचा-साची करनी पड़ी, हुँ, हुँ, थोड़ा-सा सोचना पड़ा हुँ, और काफ़ी सोचने के बाद महसूस हुआ 1987 में पहली चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप हुई थी साहित्य कला परिषद से। अच्छा, मैं भी उसमें जुड़ा रहा जी, और सुरेंद्र माथुर साहब उस वक़्त पे जी, उस वक़्त, उसमें सेक्रेटरी होते थे। तो राइट, उन्होंने मेरा एक फेस्टिवल में प्रोडक्शन गया था केकड़े, इट वाज़ अवॉर्डेड एवरीवेयर ओके, और बहुत सारे फेस्टिवल्स में गया था। तो जब उसमें उन्होंने मेरा काम देखा और यंग था मैं बिल्कुल 21 साल का लड़का, तो उनको लगा ये बच्चों के साथ भी अच्छे से काम करेगा और नया काम शुरू हो रहा है, हुँ, इसको इधर लाओ। तो 1987 में मेरा कोई मन भी नहीं था। ओके, मैंने ऐसे ही वर्कशॉप कर दिया था क्योंकि फ्रीलांसर्स थे, पैसा मिल जाएगा थोड़ा-सा, नाम भी हो जाएगा, साहित्य कला परिषद की वर्कशॉप है। जी, तो मैंने उनके साथ वहाँ वर्कशॉप शुरू किया। जी, फिर नाइट वो चलती रही हर साल, 2-4 साल, 5 साल हुँ, करता रहा मैं। उसके बाद 89 में मैंने उर्दू अकेडमी का ड्रामा फेस्टिवल हुआ, ओके, 1989 में, नेहरू सेंटेनरी फेस्टिवल। अच्छा, तो उसमें भी मुझे बहुत सारे ढेरों अवार्ड्स मिले। ओके, तो उनको भी पता नहीं क्या सूझा वहाँ पे उर्दू अकेडमी में कि अजय साहब तो वो बच्चों के साथ भी काम करते हैं और हमारे बच्चों को बहुत सख्त ज़रूरत है। जी, इंटीरियर के बच्चे जितने हैं, वॉल सिटी के वॉल बच्चे सिटी हैं। पुरानी दिल्ली में, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि जी, सर आप हमारे लिए वर्कशॉप करेंगे हर साल। हुँ, हुँ, तो फिर उनके साथ बच्चों के साथ वर्कशॉप में जुड़ गए। लेकिन इस दौरान इन 4-5 सालों में यह महसूस हुआ कि जी, अक्सर हम कहते हैं चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप। जी, ये वर्कशॉप जो मतलब है कार्यशाला, राइट, हम उसमें कार्यशाला तो करते नहीं। जो मैंने पीछे 2-3 साल में वहाँ प्रोसेस देखा था, जी, जी, उस प्रोसेस में अक्सर जिसको भी मैंने देखा, मेरे से सीनियर भी बहुत लोग थे, मेरे साथ के लोग भी बहुत थे, जी, जो भी बच्चों के साथ काम करते थे, हुँ, दैट वाज़ टोटली लाइक मैकेनिकल। अच्छा, हम बच्चों को कठपुतली बना देते थे, अपना गुलाम एक तरह से अच्छा, बना देते थे। क्योंकि दिक्कत ये होती थी कि हमने एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी पहले दिन, हाँ, हाँ, एक-एक कदम उनको बताते रहे, एक-एक डायलॉग बताते रहे, कैसे बोलना है और वो बुलवा के और प्ले करके और चले गए। जी, उसमें बच्चों को क्या मिला? हुँ, हुँ, वो तो जैसे हमने बताया हमारे इशारों पे नाच के और चले जी, गए। बिल्कुल एक नाटक किया छोटा-सा और उन्होंने खत्म हो कुछ गया। रियलाइज़ तो नहीं किया, हुँ, बस एक एक्सपोज़र मिला, लेकिन वो भी उस एक्सपोज़र में भी उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं था।
उन बच्चों का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं था। राइट। उसमें हम बस डायरेक्ट कर रहे हैं, वो भी मैकेनिकली, क्योंकि उनको थिएटर का आइडिया नहीं है। जी। दे वर नॉट ट्रेन्ड एक्टर्स। यहाँ एक सवाल है, क्योंकि आपने एक नया उसको विजन दिया कि हमें उनको थिएटर सीधा-सीधा नहीं कराना, एक नाटक नहीं कराना। तो आपके दिमाग में ज़हन में क्या आया कि और क्या किया जा सकता है और ये बच्चों के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा? ये बहुत जी। इम्पोर्टेंट है। वही चीज़ मेरे ज़हन में कुलबुला रही थी, बहुत सारी चीज़ें चल जी। रही थी कि हम कुछ दे के भेजें। बच्चे आ रहे हैं, अपना वक़्त दे रहे हैं, और जहाँ वर्कशॉप की बात आती है, कार्यशाला की बात आती है, तो हमें उनको कुछ दे के भेजना है। वो प्रोडक्शन, वो परफ़ॉर्मेंस इम्पोर्टेंट नहीं है उतनी, जितना हमारे लिए बच्चा इम्पोर्टेंट है। वो बच्चा जब आ रहा है, अपना वक़्त दे रहा है, तो उसको कुछ समझाइए तो सही, उसको कुछ रियलाइज़ तो कराइए कि उसने क्या किया है। वो अपना कंट्रीब्यूशन इसमें कैसे दे सकता है। लेकिन उसके लिए पहले उसके अंदर समझ पैदा करनी पड़ेगी थिएटर की, और वो समझ पैदा करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। राइट। जैसे हम थिएटर में प्रोसेसेस पे काम जी, करते जी। हैं, तो वो प्रोसेस यहाँ क्यों नहीं? तब चिल्ड्रन थिएटर नया-नया शुरू होता था, सबको लगता था कि बच्चों के हिसाब का एक नाटक हो, नाटक दिखाओ, बस चल दो। तब मैंने वहाँ से उसको प्रोसेस को डेवलप करना शुरू किया। ओके। और मैं जो चिल्ड्रन थिएटर में थोड़ा-सा 4 लोग कहते हैं कि नहीं अजय अजय अजय, तो वो इसी वजह से है कि वो प्रोसेस डेवलप करना मैंने शुरू किया। और टच वुड वो मैंने फिर साहित्य कला परिषद वर्कशॉप करी, तो वहाँ भी वही उसी तरह से काम किया। मेरे लिए प्रोडक्शन कभी इम्पोर्टेंट नहीं रहा। मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहे वो बच्चे, उन बच्चों के साथ किया हुआ वो प्रोसेस। और जब भी कभी उर्दू अकेडमी में भी, इवन उर्दू अकेडमी में इतना बढ़िया से प्रोसेस डेवलप हुआ कि वो वॉल सिटी के बच्चे जो यहाँ तक बटन खोल के आते थे, "बे किधर को जा रही है? बे क्या कर रही है?" उनकी अपनी एक भाषा है, ज़बान तक ज़बान। साफ़ नहीं होती थी, जबकि वो मुस्लिम्स थे ज़्यादातर। हुँ, फिर भी उनकी ज़बान साफ़ नहीं होती थी, तलफ़्फ़ुज़ साफ़ नहीं होता जी, था। जी। वो ज़बान तक पे काम किया गया, उनकी सोच तक पे काम किया गया थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। मैंने बहुत सारी गेम्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कुछ काफ़ी नई बनाई, हुँ, काफ़ी कन्वर्ट करी बच्चों के हिसाब से जो हमारी बड़ों की होती थी। हुँ, हुँ, हुँ। काफ़ी चीज़ें और डेवलप करने की कोशिश करी। वो तभी से शुरू हुआ 89-90 के अराउंड। तब से मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया था। और वहाँ से फिर ये हुआ कि बच्चों में इतना चेंज आने लगा। हुँ, हुँ। वो जो बच्चे पढ़ाई की तरफ मन नहीं, बहुत सारी फैमिलीज़ वहाँ ऐसी भी होती थी जिनके बच्चे आते थे जो बहुत दूसरे अंदाज़ के लोग होते थे। उनके घर में चाकू-वाकू ये सब आम चीज़ थी। हुँ, हुँ, हुँ। कुछ कबाड़ी के बच्चे हैं, कुछ जी। और तरह के बहुत लोअर जी। क्लास फैमिली के बच्चे थे, राइट। जी, जो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, और वहाँ एटमॉस्फेयर भी वही होता था। जी। और जब वो यहाँ आए, उनको लाइफ की तरफ हमने ले जाना शुरू किया, जी। उनको असल ज़िंदगी के नक्शे पे घुमाना शुरू किया, हुँ, हुँ। वहाँ टहलाना शुरू किया, हुँ, हुँ। तो उनको समझ आया ज़िंदगी असल में है क्या। और उन्हीं बच्चों में से आज ढेरों बच्चे ऐसे हैं जो बेशुमार काम कर रहे हैं, जिन्होंने आखिर एमए तक पढ़ाई करी, और एक बच्चा दुबई में बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। एक बच्चा इवन हिंदुस्तान नहीं, एशिया की सबसे बड़ी रेपेट्री है ऑलमोस्ट, जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो मेन रेपेट्री है, रेपेट्री है। जी। उसमें भी लीड कैरेक्टर एक बच्चा उसी वर्कशॉप का रहा, क्या बात! और अभी हमारे साथ एनएसडी में भी वर्कशॉप करवा रहा था वो। ऐसे ही ढेरों बच्चे हैं, 2-3 बच्चे तो अपने-अपने ग्रुप चला रहे हैं थिएटर के। अच्छा। तो ये एक चेंज जो होता है ना, ये विज़िबल रहता है, इस तरह से दिखता है हमें सामने। जी। जब हम सच में मेहनत करते हैं, हम कुछ दे के भेजते हैं, तो उनको लाइफ़ समझ आती है, ज़िंदगी समझ आती है। तो वो ड्रामा तो याद रहता है, ठीक है, वो थोड़े टाइम का हिस्सा है। तो मैंने ये प्रोसेस शुरू किया कि आधा टाइम जी। तो मैं पूरा बच्चों को दूँगा। प्ले इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, प्ले भी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन प्ले भी तब आसान हो जाता था क्योंकि बच्चों को बहुत सारी थिएटर की समझ पैदा हो जाती थी। करेक्ट। तो मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, वो खुद ही चीज़ों को समझना पकड़ना शुरू। शुरू कर देते थे, समझना शुरू कर देते। ऐसे चिल्ड्रन थिएटर की तरफ हमारे कदम बढ़े, आगे बढ़े। और अभी तक आप वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एक एक अ, कुछ अभी आपने एनएसडी के लिए भी एक वर्कशॉप की है हाँ, अभी लास्ट मंथ उसके भी। बाद साहित्य कला परिषद, फिर उर्दू अकेडमी, साथ-साथ शुरू हुआ इधर थिएटर एंड एजुकेशन कंपनी, नेशनल स्कूल ऑफ नेशनल ड्रामा स्कूल का। ऑफ ड्रामा। तो वहाँ उनका एक बाहर के डायरेक्टर आए हुए थे प्ले करवाने। तो उसमें उन्होंने जो लोग बाहर प्रैक्टिस कर रहे थे चिल्ड्रन थिएटर में, हुँ, हुँ।
कुछ 2-4 ख़ास लोग, उन लोग को कीर्ति जी तब तब डायरेक्टर थी, कीर्ति जैन। जी। तो उन्होंने वहाँ उस प्ले को देखने के लिए, उसके बाद उन्होंने गेट टुगेदर रखा था। उस गेट टुगेदर में और वहाँ डिनर भी था, अशोका यात्री निवास, अशोका या कनिष्का में कहीं जी। होटल में था यहाँ पे। तो वहाँ उन्होंने उनको इनवाइट किया, स्पेशली करवाया, जबकि मैं एनएसडीएन नहीं था। जी। तब भी मुझे बुलवाया गया और स्पेशली मेरे पीछे लोग भी लगाए गए कि ये नहीं आएगा, प्ले देख के भाग जाएगा। तो लेकिन पकड़ के मुझे, नहीं मैम ने बुलाया, आपको प्लीज़ चलना है। वो एक तब प्रोडक्शन मैनेजर होते थे, जी। तो वो मेरे साथ प्रहरी में भी काम कर चुके थे, अच्छा। एनएसडी के। जी। तो उन्होंने कहा नहीं अजय सर आपको चलना है। तो मैं गया, वहाँ पे बातचीत हुई। तो मुझे फिर टाई कंपनी के लिए, थिएटर एंड एजुकेशन कंपनी के लिए भी इनवाइट किया गया कि हमने शुरू करी है। वो पूरी तरह से प्रोसेस बेस्ड है। वहाँ प्रोडक्शन सेकंड और पार्ट सिर्फ है। बच्चों के लिए होता है। सिर्फ बच्चों के लिए, 16 साल तक के बच्चों के लिए। ओके। और वहाँ पे फर्स्ट पार्ट में सिर्फ समर वर्कशॉप में प्रोसेस ही होता है, और प्रोसेस भी ओवरऑल डेवलपमेंट पे, बच्चे के सोशल इंटीग्रेशन पे, हाउ टू थिंक, हाउ टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बहुत सारे एरियाज़ वहाँ खुलते हैं। और बच्चे की ज़हनियत क्या है, 4 लोग के बीच में बच्चा खुद को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाए, मुझे कब कहाँ कैसे क्या बोलना है, जी। वो समझ उसके अंदर पैदा हो। तो ये सारे एरियाज़ हैं जिन पे हम काम करते हैं उसमें। और सिर्फ थिएटर नहीं होता, उसमें बहुत सारी अलाइड आर्ट्स भी यूज़ करते हैं हम। पेंटिंग है, म्यूज़िक है, ड्रामा तो है ही है, जी। जी। और राइटिंग है, और बल्कि और भी आर्ट एंड क्राफ्ट्स की कुछ चीज़ें रहती हैं, तो हम जो भी होता है इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद, बच्चों के बाद, आपने यूथ के साथ भी काम करना शुरू किया। हुँ। आपने एक यूनिवर्सिटी के साथ मिलके कुछ एक कोर्स भी डेवलप किया है, व्हिच इज़ ए क्रेडिट कोर्स। वो अब यूथ के साथ जुड़ना मुझे बहुत लाइफ में एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है मेरे लिए, क्योंकि ये हुआ कि उर्दू एकेडमी के साथ, साहित्य कला परिषद के साथ और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ जब जब वर्कशॉप्स चलती रहीं, तो उर्दू एकेडमी की एक वर्कशॉप का एक प्रोडक्शन देखा था डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी ने। तब वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स में सेक्रेटरी थे, जी। जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी थे, और डीजी थे नेहरू युवा केंद्र के। अच्छा। तो उन्होंने देखा, उनको लगा यार ये तो बहुत बढ़िया काम है, हमारे यंगस्टर्स के साथ होना चाहिए। जी। फिर उनके साथ भी 93 में मैंने वर्कशॉप उन्होंने वहाँ शुरू करवाया, जी। और मैंने ही डिज़ाइन किया, मैं ही पूरा देख रहा था उसको। जी। और 4-5 साल, 3-4 साल वो चलता रहा। और वहाँ पे यूथ, उनका एज ग्रुप था 17 साल, टीनेजर्स के साथ, ओके। 14 से 17-18 तक। जी। तो वहाँ पे उनको वहाँ भी उनको बहुत, वहाँ से मुझे लगा नहीं, यूथ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों के साथ अब बहुत काम हो रहा है, बहुत लोग काम कर रहे हैं। तब तक ये हो गया था कि हिंदी एकेडमी काम कर रही है, साहित्य कला परिषद काम कर रहा है, पंजाबी एकेडमी काम कर रही है, बच्चे चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप जी। सब ने शुरू कर दिए थे। तो इधर से एनएसडी कर ही रहा था, टाई कंपनी, राइट। और फिर और भी बहुत सारी प्राइवेट वर्कशॉप चिल्ड्रन थिएटर में शुरू हो गई थी। राइट। तो मुझे लगा अब यूथ की तरफ जाना चाहिए। यूथ बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, उसको थोड़ा पकड़ना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक थॉट था। तो आगे बढ़े उससे पहले ये बताएं, आपने सोचा कि यूथ के पास जाना चाहिए। एक यूथ को अगर आप थिएटर में ट्रेनिंग देते हैं, तो क्या बदलाव आप उससे उम्मीद रखते हैं? तो एक्टिंग हो गई ना, ज़रा आप टेलीविज़न में चले जाएँगे, माना ये जाता है कि ये एक्टर्स के लिए है, कि आप एक्टिंग टेलीविज़न में कर लेंगे या फ़िल्मों में कर लेंगे। लेकिन एजुकेशन में इसके और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने कभी यूथ को एक्टर बनाने के लिए उसके साथ काम नहीं किया, राइट। नंबर 1। जी। नंबर 2, मेरी प्रायोरिटी हमेशा ये होती थी, ये एक अच्छा इंसान बन पाए। जी। नंबर 3, ज़िंदगी को अंडरस्टैंड कर पाए, लाइफ में आगे बढ़ पाए। मैंने जो देखा, बहुत कुछ समझा, यूथ को लेके बहुत काम किया, बहुत रिसर्च वर्क भी किया, उनको रीड करने की भी बहुत कोशिश की, बहुत समझने की, जानने की। 1 साल तो मैंने यही काम किया, उनके साथ काम शुरू करने से पहले। सिर्फ जाके यूथ के साथ बैठना, यूथ को सुनना पेशेंटली, यूथ की सोच क्या है, समझ क्या है, उसको टारगेट करना, उसको अंडरस्टैंड करना,
और फिर जाके मैंने उनके लिए कोर्सेज बनाए और पहला कोर्स मैंने बनाया दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू थिएटर। ओके, इट वाज बेसिकली वही था, सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी सेल्फ डेवलपमेंट। ज़रा यूनिवर्सिटीज़ में समझ जल्दी आती है तो ज़्यादा आती है, तो जी, इस जी, वजह जी। से उन्होंने वर्ड कर दिया पर्सनालिटी। पर्सनल, अदरवाइज सेल्फ बेसिकली वी डेवलपमेंट। वर वर्किंग ऑन द सेल्फ, और सेल्फ के बहुत सारे एरियाज़ हैं, जी। और सेल्फ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, एरिया टॉपिक है, इस पे बेशुमार काम किया है। और फिर वो जो ईसीपीजीटी कोर्स था वो धीरे धीरे पॉपुलर होता चला गया, और उसमें बेसिकली हमारा पूरा, जैसे टाई कंपनी के लिए मैंने कहा कि वो हम पूरा प्रोसेस करते हैं, वो भी एक सर्टिफिकेट कोर्स था, एड ऑन कोर्स था, उसमें भी हम पूरा प्रोसेस ही करते थे। ओके, एंड में कल्मिनेशन करते थे, इनफॉर्मल। हमने कभी उसमें प्रोडक्शन नहीं किया। प्रोडक्शन इज़ अ टोटली डिफरेंट एरिया। मैंने चीज़ों को 2 एरियाज़ में बांट दिया। ओके। एक है प्रोसेस बेस्ड काम, जी। प्रोसेस एरिया, दूसरा एरिया है प्रोडक्शन एरिया, फॉर्मल, कंप्लीटली प्रोफेशनल। प्रोसेस का मतलब क्या है? क्या-क्या इन्वॉल्व्ड है इसमें? उसमें बहुत सारे एरियाज, एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज, गेम्स, उनके थ्रू हम एक चीज़ों को डेवलप करके एक जर्नी बना के उसको हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। ओके। प्रोसेस में हम लोग थिएटर के थ्रू काम करते हैं, थिएटर के थ्रू आगे बढ़ते हैं, थिएटर ही अप्लाई करते हैं, साथ में एलाइड आर्ट्स भी जैसे हम वहाँ करते थे। ये इस कोर्स में भी हमने पेंटिंग्स भी रखी, राइटिंग्स भी रखी, इवन उनको बाहर भी निकाला, नेचर से जोड़ा, उनको एक दूसरे से जोड़ा, उनको खुद से। सबसे पहली चीज़ आती है मैं मैं क्या हूँ, सेल्फ अवेयरनेस। मैं खुद से ही अवेयर नहीं हूँ। आजकल सब लोग इमोशंस दिखते नहीं हैं, मूड्स दिखते नहीं हैं। जो हम एक मेंटल वेलनेस की बात करते हैं, वहाँ भी सबसे पहले ये कहा जाता है कि राइट, आप सेल्फ, इनर सेल्फ को देखिए पहले। और आज बहुत सारी काउंसलिंग्स हो रही हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। ओके। कोई ज़रूरत नहीं है। जब अगर आप सामने वाला क्या है, मैं क्या हूँ, मैं खुद को समझ लेता हूँ, मैं खुद को जान लेता हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, मेरी कैपेसिटीज़ क्या हैं, इन सब एरियाज़ को समझ जाता हूँ, तो पहला एरिया होता है सेल्फ अवेयरनेस। जी, जी। खुद को जानना, खुद को पहचानना, खुद से जुड़ना, खुद से प्यार करना, खुद को अंडरस्टैंड करना। अब मैं कहता हूँ मैं अतुल से बहुत प्यार करता हूँ, अरे पहले खुद से तो कर लूँ मैं। पहले प्यार को समझो, सेल्फ लव क्या है। पहले मुझे पहचानना है, मुझे जानना है, मुझसे कनेक्ट होना है, मुझसे जुड़ना है। अगर मैं खुद से जुड़ जाता हूँ, खुद से कनेक्ट फील करता हूँ, तो मैं अतुल से भी कनेक्शन फील कर सकता हूँ। वो फीलिंग्स, वो मूड्स, वो इमोशंस, वो बहुत आजकल, आज प्रेजेंट सिनारियो में बहुत नदारद हैं, नहीं दिखते हैं। लोग बहुत मैकेनिकल, मशीनी, बहुत ज़्यादा है। राइट। इसीलिए मैं इस एरिया पे, यूथ का जब आपने जिक्र किया तभी मैं इस सब एरिया की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें बस हम एक दूसरे को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स वी हैव बिकम टोटली लाइक अ मशीन, बिल्कुल मैकेनिकल हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। और इमोशंस, फीलिंग्स, मूड्स, और दिल को उठा के या तो ताला लगा दिया या उठा के बाहर फेंक दिया, सिर्फ इसको इस्तेमाल करते हैं एक रोबोट की तरह। बल्कि इस पे 2 लाइनें भी लिखी थी, चलते फिरते बुतो जिस्म तो खूब मिले बशर। चलते फिरते बुतो जिस्म, सिर्फ बॉडी और बुत की तरह, बुतो जिस्म तो खूब मिले बशर, काश कोई इंसान मिल जाता इस उजड़े दयार में। क्या बात। तो अभी तो ये महसूस होता है कि ये दुनिया एक खंडहर, एक जंगल की तरह बन चुकी है। इंसान बहुत कम मिलते हैं। तो वो इंसान के गहने या इंसान की क्वालिटीज़ क्या हैं, या उसके लिए क्या सबसे पहले चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, दे आर इमोशंस, फीलिंग्स, मूड्स। आपका दिल क्या कहता है। खुदा पागल थोड़ी है, खुदा ने दोनों चीज़ें दी हैं, दिमाग भी दिया है, दिल भी दिया है, तो दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करना है ना आपको। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप अपने मतलब की चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद दाएं बाएं हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है मुझे खुद से एक कनेक्शन फील करना है। प्रोसेस के थ्रू, वो प्रोसेस के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू और कुछ गेम्स के थ्रू, वहाँ पे हम उस चीज़ में आपको खुद से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेप होता है सेल्फ अवेयरनेस। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है सेल्फ असेसमेंट। असेसमेंट, मैं कहाँ फेल हो जाता हूँ, कहाँ मैं बढ़िया करता हूँ, मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं, मेरी डिसक्वालिटीज़ क्या हैं, मेरे प्लस माइनस क्या हैं, खुद को खुद असेस करना। दुनिया क्यों करेगी,
मैं खुद क्यों नहीं कर सकता? मैं खुद क्यों नहीं कह सकता कि मेरे अंदर ये कमी है? बिल्कुल। मैं खुद क्यों नहीं जान सकता? और मेरी बॉडी है, मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरा ज़हन है, मेरा दिल है। बिल्कुल। मुझे खुद को खुद जानना है पहले। अतुल क्यों आके कहेंगे अजय तुम्हारी ये प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त है, ये नहीं तुम करेगा। ये नहीं कर सकते, बेकार हो तुम। हम्म, क्यों अतुल बोलेगा? मैं खुद ही बोल सकता हूँ नहीं अतुल ये मैं नहीं कर सकता यार, सॉरी। और जो कर सकता हूँ उसके लिए वो मैं उसके हाँ लिए भी आप करूँगा, वो भी मालूम वो होना अपने चाहिए आप ही आ मुझे। जाएगा। फिर मैं अगर ये आप ये नहीं, जान सकते हैं क्या नहीं किया, तो क्या कर सकते हैं ये अपने आप आ जाएगा। राइट, यही कहना चाह रहा था मैं जी, कि जी। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता सकता हूँ, ये तुम मुझे दे दो, बिल्कुल। ठीक है। अब ये एरिया जब आता है तो असेसमेंट हेल्प करता है आपको खुद को और बेहतर तरीके से डिटेल में जानने में। जी, जी, तीसरा एरिया फिर आ जाता है सेल्फ डेवलपमेंट। जी। वो मेन एरिया है। जो नहीं कर सकते उसको ट्राई करो, खुद को और बेहतर बनाओ और डेवलप करो। हम्म, हम्म, खुदा ने आपके अंदर सब कुछ डाल के भेजा है, आप सेल्फ सफिशिएंट बनो, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आपके अंदर सब कुछ है। आप क्यों कमजोर पड़ते हैं? पकड़िए उन चीज़ों को, उन कमजोरियों से आउटकम कीजिए, बाहर निकलिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें उस कोर्स में सबसे ज़्यादा सेल्फ पे काम होता है, सेल्फ के बाद टीम वर्क, फिर आ जाता है लीडरशिप, फिर आ जाता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ओके। टीम के साथ आपको आगे जाके जी। आप एक्टर बने ना बने वो बात की बात है। हम एक्टिंग में भी, एनएसडी में भी सेल्फ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। हर जगह कहीं भी इंस्टीट्यूट है, सेल्फ सबसे पहले पढ़ाते हैं हम। राइट। एक एक्टर का भी, अब मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ, एक एक्टर का भी सेल्फ को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर दूसरे एक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके स्टेज पे है, राइट। तो आप देखिए उससे कैसे कनेक्शन फील करेगा। पहले खुद से कनेक्शन फील करेगा, और कनेक्शन होता क्या है उसे समझेगा, तभी तो वो स्टेज पे जाएगा और दूसरे से भी कनेक्शन फील करेगा। वो बीवी है, बहन है, दोस्त है, जी। या कुछ और कैरेक्टर है, तो कनेक्शन कैसे Connection बनेगा? बहुत वो कनेक्ट फील करना, कनेक्शंस, इमोशंस, फीलिंग्स, मूड्स, ये सारे एक्टिंग के दौरान ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और कब, कहाँ, कितना, किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब तो जैसे आप बता रहे थे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसको बड़ी अहमियत देती हैं और ये एज़ ए क्रेडिट कोर्सेज़ भी आपने डेवलप किए हैं। हाँ, बाहर की कई कंट्रीज़ में भी ये बहुत जी। पढ़ाया जाता है, थिएटर इन एजुकेशन। और अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी एक्टिविटी बेस्ड सारा आ गया है। राइट, राइट। तो एक्टिविटी बेस्ड मतलब सीधे-सीधे थिएटर को थिएटर आपको इन कनेक्ट एक्टिविटी, करना है, बिल्कुल। ठीक है। अब मैं यूएस भी गया, वहाँ भी 1-2 कंपनीज़ थी, उनके थ्रू कुछ-कुछ चीज़ें डेवलप करी। शिव नादर के लिए आपने कुछ किया और था। शिव नादर के लिए तो जब शिव नादर यूनिवर्सिटी शुरू हुई 2011 में, जी। और 11 के आसपास ही फिर वहाँ निखिल आए थे, निखिल सिन्हा, वो उसके वीसी थे पहले, अमेरिका से आए थे, वहाँ किसी यूनिवर्सिटी, वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। जी। और वहाँ से जब इधर आए तो उनको लगा कि नहीं, ये कोर्स हमें अपने स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए रखना चाहिए। और वहाँ पे उन्होंने फिर मेरी मुलाकात हुई, बात हुई, तो वहाँ के लिए हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया, जी। LIT, और 2012 में इंट्रोड्यूस किया वो, और 2019 तक वो चलता रहा। उसके बाद कोविड वगैरह के दौरान, और उससे पहले ही बल्कि थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था मैंने। ओके। और मतलब बच्चे इतना खुश थे, बल्कि वो इंतज़ार करते थे उस कोर्स की। इट वाज लिटरेचर, आइडेंटिटी एंड थिएटर, लिटरेचर, लाइफ आइडेंटिटी एंड थिएटर। ओके। तो बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ECPDT था, वैसे ये LIT था। और आज भी, चाहे वो कोर्स नहीं चल रहा अभी, जी। क्योंकि निखिल चले गए, उसके बाद कुछ चीज़ें बदलती हैं, आदमी जी, बदलता जी, है, बिल्कुल, तो लेकिन स्टिल वो कोर्स बहुत पॉपुलर है वहाँ पे। और उसके साथ अंसल यूनिवर्सिटी में भी मैंने काम किया था 2002 के 4-5 के आसपास। जी, जी। तो 2002-3 के आसपास वहाँ पे भी ये 4-5 साल, 6 साल काम करता रहा। वहाँ भी ये थिएटर एज़ बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया। इस थिएटर के वर्कशॉप्स करवाते थे वो लोग, ड्रामा प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोडक्शन कराते थे। इवन मैनेजमेंट की क्लासेस में भी थिएटर इंक्लूड किया था उन्होंने। और फिर मैंने शिव नादर यूनिवर्सिटी में एक कोविड के बाद भी
उन्होंने फिर से इनवाइट किया था, तो एक नया कोर्स सॉल्ट करके, सेल्फ अवेयरनेस एंड लीडरशिप थ्रू थिएटर। तो वो नया कोर्स, वो भी क्योंकि बच्चे कोविड के बाद उनको महसूस हो रहा था जी। कि शेल में चले गए हैं, वो ना क्लास में आते हैं तो वो ध्यान ही नहीं रहता, बहुत कंसंट्रेशन नहीं है, एक दूसरे से कनेक्शन फील नहीं करते हैं। तो जी, वो जी, कोर्स के वो थ्रू कोर्स के हमने थ्रू उसको भी वर्कआउट किया और बहुत अच्छे से पकड़ा। अच्छा ये बताएं, ये हुई बच्चों की और यूथ की बात जो आपने इतने सालों तक उसमें काम किया है। प्रोफेशनली अगर हम बात करें, लोग आजकल बहुत एक्टिंग की तरफ जाते चाहते हैं। आजकल टेलीविज़न है, फ़िल्म है, ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं आजकल, तो काम भी बहुत मिलता है लोगों को। लेकिन क्या एक्टिंग किसी को सिखाई जा सकती है? ये सवाल अक्सर आता है और मेरा ओपिनियन पर्सनल ये है कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती। जी। मैंने अभी कहा ना कि आप ज़िंदगी को कैसे जी रहे हैं, हुँ। आप उसको उन रास्तों से गुज़ार सकते हैं। वो पर्टिकुलर एक जो इंसान है, वो जो शख्स है, वो उन रास्तों से गुज़र सकता है, उन रास्तों को जानने के लिए कि इन रास्तों पे है क्या-क्या। लेकिन मैं वो रास्ता नया थोड़ी बना दूँगा उसके लिए। अच्छा। अब एक्टिंग का जहाँ तक सवाल है, एक्टिंग में हमेशा हम लोग एक्सपीरियंसेस कराते हैं, लाइफ के अलग-अलग सिचुएशंस के, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से गुज़ारते हैं उसको, और अलग-अलग सिचुएशंस में डालते हैं उसको, अलग-अलग कैरेक्टर्स में डालते जी। हैं। तो वो धीरे-धीरे उसको खुद रियलाइज़ ढलने करना शुरू शुरू हो करता सकता है, है। और उसके लिए भी वही पहली एक्सरसाइज़ आ जाती है, सेल्फ। पहले मुझे खुद ओके। से गुज़रना है, जी, फिर जी। उस कैरेक्टर से गुज़रना है, हुँ। उस कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करना है, उस कैरेक्टर की जगह फिर खुद को रखना है, जी। और खुद को वहाँ रखने के बाद चीज़ों को आगे बढ़ाना है। और मैं एक ही चीज़ है, एक ही कैरेक्टर है, मैं उसको अलग तरीके से समझ सकता हूँ, हुँ। अतुल अलग तरीके से समझ सकते हैं, कोई तीसरा आदमी आएगा अलग तरीके से समझ सकता है। जी। अब कौन उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के ज़्यादा करीब है और वो कैरेक्टर है क्या? उसको सबसे ज़्यादा स्टडी करना, समझना, कंसीव करना, ज़हनी तौर पे उससे एक कनेक्शन फ़ील करना, उससे जुड़ना, ये जी। बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब एक्टिंग सिखाना तो एक, मैं मानता हूँ, सही चीज़ है ही नहीं। नहीं। वो एक्सपीरियंसेस से, लेकिन अगर लाइफ़ कोई से, चाहे तो ज़िंदगी सीख से, सकता है। हर कोई कर सकता है। हुँ। मेरे से सीधी लाइन पूछेंगे तो जी। एक्टिंग हर कोई कर सकता है, सभी कर सकते हैं। बस उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग ज़रूरी है, उसके साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। राइट। एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ते हुए आप जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ों को लेके, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, उन कैरेक्टर्स को फिर अपने साथ जोड़ेंगे। हाँ, एक बार हो सकता है वो अच्छे से। हम क्या करते हैं, हम अलग-अलग एक्सरसाइज़ेज़ से बिल्कुल। गुज़रने को कहते हैं बिल्कुल। उनसे। हम अलग-अलग एक्टिविटीज़ से गुज़रने को कहते हैं, उनको एक्सपीरियंस करने को कहते हैं। जी। हम अलग-अलग डिवाइसेज़ के थ्रू काम करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हर अलग-अलग रास्ते से लेके जाने की कोशिश करते हैं, और उनको एक्सपीरियंसेस देते हैं अलग-अलग तरह के। जी। पढ़ने को कहते हैं मैक्सिमम। अलग-अलग कैरेक्टर्स के बारे में, अलग-अलग राइटर्स के बारे में, अलग-अलग राइटर्स को पढ़ने को कहते हैं। तो वो जो लर्निंग हो रही है, वो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही है, उसके थ्रू एक्टिंग आपको समझ आने लगती है। आप जीने लगते हैं। एक्टिंग है क्या? ज़िंदगी ही तो है। एक कैरेक्टर आप कर रहे हैं, वो कैरेक्टर क्या है? बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी नहीं है, दूसरे उस कैरेक्टर की ज़िंदगी है। तो आपको क्या करना है? अपनी ज़िंदगी छोड़ के उसकी ज़िंदगी को जीने की पहले अंडरस्टैंड करना है, उससे कनेक्ट फ़ील करना है, उसमें जाना है, उसमें घुसना है, उसकी जगह पे आपको अपने आप को रखना है। आप अगर इस कैरेक्टर को करेंगे, आप इस ज़िंदगी को जिएँगे, आप कैसे जिएँगे? बिल्कुल। और वो कैसे जीता होगा, उसकी उम्र क्या होगी, वो सब चीज़ें कंसीव करनी है। तो मुझे लगता है कि एक्टिंग सभी कर सकते हैं। इवन मैं यंगस्टर्स के साथ पीछे तुगलक तक किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जी, के साथ। आपका एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन बहुत है। बड़ा प्रोडक्शन था, और तुगलक के अलावा फिर मैंने और भी कई बड़े-बड़े प्रोडक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ किए, और उन्होंने इतने, कहीं किसी ने महसूस ही नहीं किया कि ये प्रोफेशनल्स नहीं है। हमें हमारी मेहनत बढ़ जाती है, क्योंकि हम उनको उन रास्तों से गुज़ारते हैं, हमारे को टाइम ज़्यादा लगता है। हम उनको रियलाइज़ कराते हैं, उनके साथ एक्सरसाइज़ेज़ ढेर सारी उस तरीके की करते हैं कि वो वहाँ से निकलें तो ये चीज़ें समझें, और रिसर्च वर्क काफ़ी होता है। जी। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें। एक्टिंग आप किसी के अंदर कोई घुट्टी घोल के पिला नहीं पिला नहीं सकते हैं सकते आप हैं। उनको।
या कुछ गोली बना के खिला नहीं सकते हैं। बिल्कुल उस खुदा ने, मैंने बोला ना, सबके अंदर सब कुछ दिया है, सिर्फ आपको समझना Realization की आप जरूरत क्या बेहतर कर सकते हैं। कमर्शियल थिएटर क्यों लुप्त होता जा रहा है? ऑप्शंस हैं, मान गए, लेकिन फिर भी आज वो जुझारू लोग, वो डेडिकेटेड डिवोटेड लोग बहुत कम है शायद। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम बीच में हुआ था, जी जब सीरियल्स शुरू हुए थे। राइट एक दौर आया था दूरदर्शन का, जी। दूसरा दौर आया प्राइवेट Private चैनल्स का, channels। उन पे सीरियल्स बेशुमार शुरू हुए, तो लोग ज़्यादा उधर भागने लगे। फिर आजकल एक ट्रेंड हो गया है फिल्म्स। हम्म, फिल्म में मैक्सिमम थिएटर के लोग छाए हुए हैं। करेक्ट, ये बहुत अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है, लगना भी चाहिए। बिल्कुल तो लोग ज़्यादा उधर भाग रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि थिएटर को ऑडियंस भी सिर्फ नहीं है, नहीं, ऑडियंस बहुत है, ऑडियंस है, बहुत है। अगर अब अच्छा काम किया राइट, जाए तो ऑडियंस है। आपका कहना ये है? अब चीज़ें बहुत वापस थिएटर की तरफ लौट रही हैं, क्योंकि थिएटर को इम्पोर्टेंस मिल रहा है। मैंने इसीलिए पहले जिक्र किया कि थिएटर हावी हो रहा है इस टाइम इंडस्ट्री पे। पहले जिसके पास ओके पैसा है, जिसके कोई स्टार सन है या कुछ उस तरह के बच्चे हैं, उनको आपने करा दिया। जी आज थिएटर के लोग जी अच्छे से काम कर रहे हैं, फिल्म्स में, इंडस्ट्री में, सब जगह, टीवीज़ में, टीवी के कई सीरियल्स जी में, जी बहुत जी जगह। तो कोई किसी तरह की उनको दिक्कत नहीं है। तो आज थिएटर को भी वापस उतना इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा है, वापस थिएटर लौट के आ रहा है, ऑडियंस है। बस फ़र्क चीज़ ये है कि आपको बेहतर काम करना है। अजय मनचंदा अगले 5 साल में क्या करना चाहेंगे? और आ, मैंने कभी इतना सोचा नहीं है कभी, क्योंकि थोड़ा सा मिसहैप हुआ मेरे साथ 2011 में, जी तो मैं सब जगह क्विट करके चला गया था। तब भी मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी, डॉक्टर्स ने कह दिया था कोई चांस नहीं है बचने का। जी तो मैंने कहा ठीक है, नमस्ते करते हैं, चलते हैं, आगे की आगे देखेंगे। And then- ऑनेस्टली स्पीकिंग 100% जगह से क्विट कर गया था। 7 8 10 काम चल रहे थे और Okay. सब जगह क्विट कि मेरा कोई चांस नहीं वापस आने का, चुपचाप करते रहो। अब वो तो खुदा की इच्छा, खुदा की मर्जी, उसने दूसरी ज़िंदगी बख्श दी, और दूसरी ज़िंदगी बख्शी तो फिर उसके बाद वापस लौटे तो जहन में आया अब क्या करेंगे, ये तो हम बच गए। सोचा ना था कि रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, और बहुत सारी चीज़ें बाकी थी, और तो लौटे तो धीरे-धीरे फिर आता जाएगा। शिवनादर से आ गया, जी, कॉल आ गया, और फिर वापस एनएसडी का काम वापस शुरू हो गया। वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वापस 2-3 कॉलेजेस ने बुला लिया, वहाँ शुरू हो गया काम। ऐसी 1-2 जगह और चीज़ें जहाँ क्विट किया था, सब जगह वापस आ गया, तो फिर शुरू हो गए। और ये तो अब अगले 5 साल की बात जहाँ तक आपने पूछी है, तो ये तो खुदा ही जानता है। थैंक यू अजय, आपने समय निकाला, द इन्फ्लुएंसर टॉक्स में बात करी, और आई एम श्योर कि लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस भी आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच अतुल, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स। Thanks.